Your time starts सभा now. सभा में उपस्थित सभी महाजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम माजिक है और आज मैं हृदय रोगों के लिए अपरिवर्तनीय जोखिम कारक विषय पर मेरा प्रस्तुतिकरण करने आया हूँ। हृदय रोगों के जोखिम कारक वे स्थितियां या आदतें हैं जो आपके दिल की बीमारी होने की संभावना को बढ़ा देती हैं। वे दो प्रकार की होते हैं। एक है परिवर्तनीय जोखिम कारक, दूसरी है अपरिवर्तनीय जोखिम कारक। परिवर्तनीय जोखिम कारक वो है जिसका चिकित्सा, जैविक शैली में बदलाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के माध्यम से इनकी बीमारियां कम किया जा सकता है। उदाहरण: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, धूम्रपान, टोबैको, मोटापा और हस्त आहार। फिर तनाव। फिर आता है हमारा अपरिवर्तनीय जोखिम कारक जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे कि आयु, लिंग, आनुवंशिक कारक, जिसमें आता है हमारा पारिवारिक इतिहास, जाति या वंश, वंशगत विकास, पॉलीजेनिक रिस्क फैक्टर्स। फिर हम देख सकते हैं कि आयु आयु से संबंधित हृदय जोखिम कारक दो प्रकार के होते हैं। आयु पहला है कालानुक्रमिक आयु, जो हमारे आधार कार्ड पर दर्ज है। फिर आता है हमारा जैविक आयु। कालानुक्रमिक आयु से हमें हमारा निर्देशन मिलता है। फिर हमारे जैविक आयु से हमें हृदय संबंधित उम्र बढ़ने की प्रमुख कारक मिलते हैं, जो कि तीन है। पहला है डायनिया में अकरन आर्टेरियल स्टिफनेस, जहाँ पर रक्त वाहिकाओं की दीवार में इलास्टिन का कम हो जाना और कोलाजन की बढ़न से आइसोलेटेड सिस्टोलिक पीपी और बीपीबी का बढ़ जगह हमें मिलती है। फिर आती है हमारा एंडोथेलियल जीर्णता। वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाती है, जिससे प्रोट्रॉम्बोटिक वातावरण बढ़ जाता है। वहां पर रक्त के टक्के बन जाते हैं। फिर आता है हमारा एपिजेनेटिक विरुद्धावस्था। यहाँ पर हमें मिलता है कि जीन का मिथाइलेशन के कारण से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। फिर है हमारा वैज्ञानिक प्रमाण। पहला है मेसा। मेसा के आधार पर जो हजार्ड रेशियो 1.05 के अधिक है, वहां पर हृदय संबंधित बीमारियों की आय बढ़ जाती है। फिर आती है हमारी हजार्ड रेशियो 1.08, वहां पर स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर है हमारा कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। वहां पर 1 से 100 तक बिल्कुल ही समय है, पर जब 100 के ऊपर जाता है तब हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति हृदय संबंधी जोखिम कारक के अंडर आ जाता है। फिर आती है हमारी ईएसी 2021 की गाइडलाइंस। यहाँ पर पता चलता है कि जो लोग 50 वर्ष के कम है उनको जोखिम सीमा कम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये वे युवा है। उपचार है वो हमें जल्दी शुरू कर देना चाहिए, तभी इनका जोखिम कारक कम होगा। फिर आता है हमें लोग जो 70 वर्ष से अधिक है। यहाँ पर दवाएं जब अधिक हो जाती है, ये उनके शरीर पर बुरा असर भी कर सकती है। इसीलिए हमें इनको कड़ी निगरानी में रखना चाहिए और दवा थोड़ी कम देनी चाहिए। फिर आती है लिंग से संबंधित हृदय जोखिम कारक। हमें देखने को मिलता है कि पुरुष और महिलाओं में हृदय रोगों का विकास अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि एक हार्मोनल का वातावरण, दूसरी है संवेदी जीव विज्ञान। हार्मोनल वातावरण महिलाओं में चार होती है। एक है रोजनिवृत्ति से पहले, रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति के बाद, फिर है गर्भावस्था। रजोनिवृत्ति के पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में अधिक होता है। इसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड भी अधिक रहता है। इससे प्रो एम्ब्रियोटिक वातावरण नहीं बनता और हृदय संबंधित जोखिम कम आती है। फिर आती है हमारी वातावरण जो रजोनिवृत्ति के बाद और रजोनिवृत्ति आती है, वहां पे ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। इसके कारण बहुत सी बीमारियां आ जाती है। फिर आती है हमारी गर्भावस्था में प्री एक्लाम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज और समय से पहले प्रसव। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हृदय संबंधित जोखिम है ये बहुत बढ़ जाता है। फिर आती है हमारी संवहनी जीव विज्ञान। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुरुषों की जो नस है वो बड़ी होती है। इसके कारण प्लेग का जन्म और फटना बहुत ही आम बात है। इसका परिणाम यह है कि स्टेमी होता है। फिर आते हैं महिलाओं पर। महिलाओं में जो नस है वो सूक्ष्म होती है। इसके कारण एंडोथेलियल इरोशन और इस्कीमिया
इसका परिणाम होता है इनों का। फिर आती है हमारा अनुशासन के संबंधित हृदय जोखिम कारक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वंश है वो अनुवंशिक विरासत में आता है, और जाति है जो सामाजिक निर्माण आता है। हृदय रोग जोखिम का जातीय कर्म पहला है पूर्वी एशिया, आता है यूरोप, फिर आता है हिस्पैनिक और लतीनोस, फिर आता है हमारे अफ्रीकी वंशज, फिर आता है दक्षिण एशिया। यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि जो लोग दक्षिण एशिया में है उनका जोखिम कारक अधिक होता है तीन मुख्य तंत्र के कारण। पहला है आंतों की चर्बी। यहाँ पर जो त्वचा के नीचे जमने वाली चर्बी है वो जाकर आंतरिक अंगों में जाकर जम जाती है। इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और मधुमेह का शिकार बन जाते हैं। फिर आता है हमारे डिस्लिपिडीमिया का ट्रायल। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, हाई हाई डेंसिटी लिपोफैट भी कम हो जाते हैं, और लाइपोप्रोटीन ए भी बढ़ जाता है। इसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस का संभावना बढ़ जाती है। फिर आती है हमारी छोटी कोरोनरी आर्टरीज वाहिका श्रवणा। इसका मतलब यह है कि स्मॉल कोरोनरी आर्टरीज, इसमें हमें देखता है कि जो प्लेग है वो संभावना बढ़ जाती है, और दिल के रोगियों के शिकार बन जाती है। फिर आता है हमारा पारिवारिक इतिहास। यहाँ पे मुख्य बात यह है कि जो प्रथम दर्जी के रिश्तेदार है, अगर वो 50 वर्ष या 60 वर्ष के नीचे ही मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर कोई भी दिल के संबंधित बीमारी के चिल्लाने में पड़ जाए, या फिर उनका LDL 190 मिलीग्राम से अधिक हो, हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हमें भी वो आ सकता है। सो इसे कम करने के लिए हमें बहुत सी प्रक्रिया करनी चाहिए। पहला है जोखिम, अपरिवर्तनीय जोखिम कारक, और जोखिम कारक से परिवर्तन हो सके उससे हटकर रहना चाहिए। फिर आता है हमारा दैनिक कटरों के संकेत, जैसे कि हमारा LDL, हमारा रक्तचाप, हमें इसको देखते रहना चाहिए, और नई दैनिक कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ पर हम डॉक्टर या फिर हम लोग जांच करते रहे हमारे आप पर। फिर आती है हमारे वंशानुगत विकास। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि हमारा हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, पारिवारिक संबंधित डिस्लिपिडीमिया, लाइपोप्रोटीन ये का बढ़ जाना, और हमारा वंशगत विकार, ये सब हमारे वंशगत विकार के अंदर आते हैं। इसे हम बदला नहीं सकते, पर हमें इसे सतर्क से जरूर रह सकते हैं। फिर आती है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलीजेनिक रिस्क। इसका अर्थ ये है कि जो हजारों जीन है और उनके हजारों आनुवंशिक वेरिएंट है, उसे हम छोटे छोटे प्रभावों में एकत्रित करके देते हैं और जिसके स्कोर को बनाए देते हैं। इससे हमें जो मर्जी नजर से उलझे रहते हैं उनका DG कम रह सकता है, पर उनका पॉलीजेनिक स्कोर के उदाहरण पे हमें यह पता चलता है कि उनकी दामियाएं आवश्यक रूप से बहुत ही कमजोर है। इससे हमें यह पता चलता है कि इनको कैसे इलाज जल्दी कर सके। पर इसका एक सीमा है कि ये बहुत से अनुसाधन है वो यूरोप देश से आए हैं, इसलिए दक्षिण एशिया में हमको पता नहीं कि हम का स्कोर क्या है। फिर हमें फिर मैं बात करना चाहूंगा भविष्य और चल रहे अनुसाधन के बारे में। हमें ये देखने को मिलता है कि हम देख सकते हैं कि दिन पर दिन जगह पर जगह दवाइयाँ बढ़ती हो रही जा रही है। ये दूर नहीं कि जल्द से जल्द हम लोग आरएनए को बदला सकते हैं, DNA को बदला सकते हैं। जैसे कि अभी नई दवाई आई है, जैसे कि हमारा पेलाकेरान और फिसेरान, फिर आता है, ये सब दवाएं हैं, ये सब आधुनिक दवाएं हैं। फिर आता है हमारे क्रिस्पर की जांच, वहां पर हम लोग देख सकते हैं वेरबे 101 नाम का ट्रायल है। वहां पर हम देख सकते हैं कि DNA को कब कम्प्लीटली बदला जा सकता है। इसे हम लोग देख सकते हैं कि आप परिवर्तनीय होने की जल्दी नहीं। मैं मैं प्रस्तुत खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी लोगों को जिसने सुना है। धन्यवाद।